गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास। आज हम आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। ठीक है बेटा। तो इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम कि जो सत्ता है उसके वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 1991 में जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो चुका है। ठीक है बेटा। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो यूरोपीय संघ बना वो किस तरह से बना, किस तरह से उसका विकास हुआ। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो उस समय जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया था, और विघटन हो जाने के बाद जो यूरोप के देश हैं, क्योंकि जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो हिस्सों में बटा हुआ था, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय पर जो विश्व के देश हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। एक जो पूर्वी हिस्सा है वो सोवियत संघ के साथ चला गया था, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो आपका अमेरिका के साथ चला गया था। तो जो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाने के बाद जो यूरोप के देश हैं, यानी कि वैकल्पिक केंद्र का नाम से जो आपका लेसन है उसके अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ कि जो शक्ति के केंद्र हैं वो नए नए राज्यों का उभरना। ठीक है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी जो पावर है उसके और कौन कौन से नए जो केंद्र हैं वो उभर कर सामने आए यूरोपीय संघ के रूप में। ठीक है। तो जो यूरोपीय संघ है, देखे बेटा, यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ के संघ बनने से पहले जो यूरोप के देश हैं उन यूरोप के देशों का एक साथ इकट्ठा होकर एक नई शक्ति के रूप में उभरना और उसका यूरोपीय संघ के रूप में कन्वर्ट हो जाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे उसके अतीत के बारे में कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो उसके बाद इन देशों के ऊपर इसका क्या असर पड़ा। ठीक है। तो यहाँ देखें 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली, उन मान्यता और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। यानी कि जो यूरोप है अब उसकी जो शक्तियां हैं वो लगातार हीन होती जा रही हैं, लगातार क्षति पहुंचती जा रही थी। तो अब इसको बर्बाद होते हुए ये देश देख रहे थे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि दो हिस्सों में ये जो यूरोप है वो बढ़ चुका था। एक हिस्सा जो पूर्वी हिस्सा है जो यूरोपीय संघ के सोवियत संघ के साथ था, और एक हिस्सा वो जो अमेरिका के साथ था। तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाने के बाद क्या सोचा कि क्यों ना जो पश्चिमी हिस्सा है, जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, उनकी सहायता की जाए, उनकी आर्थिक मदद की जाए। ठीक है। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया कि यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसकी मदद की। ठीक है। किसकी अर्थव्यवस्था को? जो पश्चिमी यूरोप, आपको याद रखना है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था यूरोप। तो 1945 के बाद यूरोप के देशों में जो मेल मिलाप है वो बढ़ना शुरू हो गया, और अमेरिका ने एक मार्शल योजना बनाई ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सके। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। नाटो, आप जानते हैं नाटो में 12 देश शामिल थे। मैंने पिछले लेसन में भी आपको कराया था कि नाटो जो है एक सुरक्षा व्यवस्था का सामूहिक नाम है जिसको नाटो के नाम से जाना जाता है, और इसमें एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें 12 देश शामिल हैं। ठीक है। और इस मार्शल योजना को 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से जाना गया। ठीक है। 1948 में, याद रखना है आपको, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि ये जो आप 12 जो सितारे देख रहे हैं इनकी काउंटिंग आप कर सकते हैं। ये 12 सितारे हैं, और ये जो 12 सितारे हैं ये यूरोप के देशों के, यूरोप के लोगों की जो एकता है, यहाँ पर पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है इन जो फ्लैग के अंदर ये सितारे दिए गए हैं इनको। ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से क्या हुआ कि अमेरिका ने सहयोग करना शुरू किया, आर्थिक स्तर पर मदद करना शुरू की, ताकि जो यूरोप के देश हैं वो उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जा सके। ठीक है। तो इसने क्या किया कि 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। यूरोपीय परिषद के नाम से इसका गठन कर दिया 1949 में।
ठीक है। अब यूरोप के पूंजीवादी देशों की जो अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग गई। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें आप, राजनीतिक जो सहयोग है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया है, सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। अब 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ और यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के गठन के बाद जो यूरोपीय है उसने क्या किया, यूरोपीय जो आपकी परिषद बनाई गई थी, जो इसको पहले क्या बनाया गया था, यूरोपीय परिषद। याद रखना है आपको, स्टेप वाइज अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये ध्यान आ जाएगा। फिर यूरोपीय परिषद नाम से इसका राजनीतिक जो है संगठन किया गया था। तो यूरोपीय परिषद ने क्या किया, इसको इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कर दिया 1957 में, 1957 में इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। तो यानी कि जो यूरोप है वो अपनी पावर को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे करके अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा है। पहले यूरोपीय परिषद का गठन किया गया, फिर अब इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हो गया है। उसके बाद यूरोप ने क्या किया कि अपनी एक पार्लियामेंट बना ली है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोप के जो देश दो हिस्सों में बटे हुए थे, आधे हिस्से सोवियत संघ के साथ और आधा हिस्सा अमेरिका के साथ। तो अमेरिका की मदद मिलके जो सोवियत संघ है वो अपने आप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो देश उससे बिछड़ गए थे वो वापस से आके इसमें शामिल होने शुरू हो गए हैं। जो देश सोवियत संघ के साथ जाके मिल गए थे वो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद जो है वो देश भी इसमें आकर शामिल होना शुरू हो गए यूरोप के, और इन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट, एक संसद का गठन कर लिया, जिसके कारण अब इसको एक राजनीतिक स्वरूप भी प्राप्त हो गया है। अब इसने लगातार जो है विदेशों के साथ अपने संबंध जो है वो बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। अब सोवियत संघ के गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में और ज़्यादा वृद्धि आई। ठीक है। तो इसकी परिणति क्या हुई कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी गई। ठीक है। क्योंकि अब जो यूरोप है वो सारे देश जो है वो इकट्ठा होकर एक संघ के रूप में शामिल हो गए हैं 1992 में। अब उसके पास एक प्रॉपर जो टाइम पीरियड है, ईयर है कि 1992 में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई है। इसने अलग से अपना एक फ्लैग जो है वो बना लिया है। ये फ्लैग आप देख रहे हैं जिसमें 12 सितारे हैं, अपना फ्लैग हो गया है। अब उसने क्योंकि आर्थिक जो सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी 1948 में, तो इसमें क्या किया कि जो यूरोप के देश हैं उन्होंने क्या किया कि अपनी जो करेंसी है वो डेवलप कर ली, जिसको आप यूरो के नाम से जानते हैं, यूरो। तो अब इसके पास अपना स्थापना दिवस हो गया, नाम हो गया संघ का, इसकी अपनी खुद की करेंसी हो गई। ठीक है। खुद का फ्लैग हो गया है। इस तरह से अब यूरोपीय संघ के रूप में इसने क्या किया कि जो विदेशी नीति है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। आंतरिक मामले हैं वो खुद सुलझाना शुरू कर दिया। न्याय से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे देशों के साथ जो है सहयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूरोपीय संघ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जो इतना पावरफुल होना इसने शुरू कर दिया कि ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद यूरोपीय संघ के जो दायरे हैं उसके अंदर जो आपके मैंने बताया था कि सोवियत संघ के अंदर जो देश चले गए थे, पूर्वी खेमे के अंदर यूरोप के जो देश थे वो सारे आके इसमें शामिल हो गए। ठीक है। अब इसकी ताकत जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अब सोवियत संघ के बाद यूरोपीय संघ की, कि अब ये अमेरिका को टक्कर देना इसने शुरू कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, इस मैप के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो ब्लैक कलर में है ये पुराने जो आपके सदस्य हैं वो शामिल हुए हैं, और जो नए सदस्य देश इसके अंदर शामिल हुए हैं वो आपको रेड कलर से दिखाए गए हैं। ये देखें आप, यहाँ पर ये आपको पूरा यूरोप का जो मैप दिखाया गया है, इसके अंदर जो ये रेड जोन में दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पर पोलैंड दिखाया गया है आपको, और चेक रिपब्लिक दिखाया गया है, ये देखिए हंगरी दिखाया गया है,
दिखाई दे रहा है आपको, ये देखें, ये जो एरिया है ये नए राज्य शामिल हुए हैं इसके अंदर, अमेरिका के अंदर, अमेरिका से के पश्चिमी सहयोग में, और जो जो आपके सोवियत संघ के अंदर जो शामिल हो गए थे, पूर्वी इलाका जो शामिल हो गया था, वो जो हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो गए हैं। अब ये सारे शामिल होके एक यूरोपीय संघ के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, अब देखें इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद जो यूरोपीय संघ है वो कितना शक्तिशाली हो गया है। अब यूरोपीय संघ को आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ध्यान रखना आपको, 2005 में जो यूरोपीय संघ है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था। इसका सकल घरेलू उत्पादन जो है 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा है, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा है। इसकी मुद्रा है यूरो, किसकी? यूरोपीय संघ की। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका यूरोपीय संघ है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। कहीं ना कहीं ये अमेरिका की पावर को रोकने का काम भी आने वाले समय में जो है कर सकता है। ठीक है, और दूसरा, यूरोपीय संघ के साथ जो है जो आपकी सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के लिए भी 2 स्थायी सदस्य जो हैं वो यूरोप से हैं। एक है आपका ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस। ठीक है, यूरोपीय संघ के कई और देश जो हैं सुरक्षा परिषद के अंदर अस्थायी सदस्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। 2 स्थायी हैं, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस, और अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं। इनके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।